Hello Magical Minds, welcome to Aero Attack Study Channel। Magical Minds ये हमारा वीडियो होने वाला है इंडियन पॉलिटी का कंपनी रूल 1773 से 1858 का पहला एक्ट जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका कंपनी रूल किसे कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटेन ओरिजिन कंपनी थी, इंडिया में आई थी 1600 में एज अ मेगा ट्रेडर के रूप में। बट ओवर द टाइम ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट फर्म हो जाती है जो कि रूल करती है आपके इंडिया पे टिल 1947 तक। इसी के डिटेल को हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा, और इसका जो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, हम कह सकते हैं 1773 ये बना और इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। लेकिन बाद में बात करेंगे फिर 1858 के बाद जो रूल था वो था क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 का। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिटेल्स को हम जानना चाहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह से हैं। ये एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को यहाँ पे रेगुलेट करना, यानी कि इंडियन लैंड पे कंट्रोल करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। दूसरा, इसमें रिकॉग्निशन मिला था फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के काम को। और तीसरा था फाउंडेशन लेड डाउन हुआ था, यानी कि स्थापित किया गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ मतलब है कि एक ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑफिस से आएगा और वो पूरे इंडिया के लैंड पे, यानी कि जहां जहां ब्रिटिश का कह सकते हैं कंट्रोल है, जिस जिस इंडियन लैंड पे वहां पे ये इन्फोर्स होगा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जैसे मैंने आपको बता दिया वॉज द फर्स्ट स्टेप रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल करना, जिसमें सेंट्रलाइज किया गया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, कब इसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को लगा कि हमें इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। तो इसके पीछे आपको थोड़ी सी जरूरत है कहानी को जानने में, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म होती है, हाँ, किसी चीज का प्री प्लान कैसे बनाया जाता है उसे इन्फोर्स करने के लिए ऑन पर्टिकुलर एरिया। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एज अ इन 1600 में आए, लेकिन पूरी तरह से वो 1608 में आए इंडिया में एज अ ट्रेडर, व्यापार करने के लिए। अब जो व्यापार करने के लिए वो एक कंपनी चाहिए ना व्यापार करने के लिए, तो किस नाम से थी वो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको फुल राइट था, एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग करना इंडिया में अंडर चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। कह रहा है कि एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग विच अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि जो ब्रिटेन की प्रिंसेस थी, क्वीन थी, नॉट प्रिंसेस, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो इंडिया में बिजनेस करे, ट्रेड करे। इसके अलावा ब्रिटेन का कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि अंडर अ चार्टर गारंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू ट्रेड एंड विच हैड एक्सक्लूसिव राइट। ठीक, ये कब तक रहा? 1765 तक कंपनी। अब 1765 में कंपनी क्या थी? पूरी तरह से ट्रेडिंग फंक्शन थी। ट्रेडिंग फंक्शन होने के साथ साथ इसने दीवानी ऑब्टेन की। दीवानी का मतलब होता है रिवेन्यू राइट्स एंड सिविल जस्टिस। किन किन एरियाज का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि इसके पहले मोनार्क थे, मुगल्स थे, तो उनका जो पावर था इंडियन लैंड पे अब वो पूरी तरह से कमजोर हो गया था। तो इंडिया के पास ना कोई मोनार्किकल था स्ट्रॉन्ग, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर थी जो सेंट्रल लेवल पे काम कर सके, और जो भी आपके कह सकते हैं कि लैंड्स थे वो डिवाइड थे। तो इसी का फायदा उठा के ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एक ट्रेडर ना होके अब पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका था।
सो 1765 आते आते उसको पूरी दीवानी मिल गई बंगाल बिहार उड़ीसा की। इससे अभी ये बंगाल बिहार उड़ीसा कहा जाता है, लेकिन उस टाइम 1765 में ये केवल एक राज्य हुआ करते थे। फिर यहां से इनका करियर स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल पावर, छोटे छोटे एरियाज को अपने अंडर लेते गए। 1858 में स्पॉय म्यूटनी हुआ, फिर जो इनका पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट ले लिया। ठीक, सो ये इसका कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। फिर कंपनी रूल स्टैब्लिश हुआ, कंपनी रूल स्टैब्लिश हो गया जिसमें पहला एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे शब्द से पता चल रहा है कि रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सो हमने ये पता कर लिया। अब बैकग्राउंड कह रहा है कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा फ्रेमवर्क था, वर्किंग फ्रेमवर्क, अब क्या था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहा था। 1770 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो था फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा था, क्योंकि अब कंपनी के पास पैसे आ गए थे, तो जो इसके लोग थे उस पैसे को मिसमैनेज कर रहे थे, करप्शन बढ़ गया था। हाँ, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रांच है। दूसरा है फेमाइन आया था आपका 1770 में बंगाल में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई थी, जिससे भी इकोनॉमिक जो था वो डाउन हो गया था, विच रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई थी और टैक्स रिवेन्यू डिक्लाइन हो गया था। तो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ, जिसकी वजह से जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका जो जिसकी वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट को बहुत फायदा हो रहा था, वो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हुआ। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, अब इसको कहते हैं, अब मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेड है, तो इससे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रहा है। तो ब्रिटेन ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ऐसे फायदा हो रहा है कि जो कंपनी है उसे टैक्स देती थी ज्यादा से ज्यादा। क्यों टैक्स देती थी ज्यादा से ज्यादा? ग्रीड के उसमें देती थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी को अलाउ ना करे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो इसका बैकग्राउंड ये था। देन लोन्स ऑफ द कंपनी एंड ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उस टाइम जो था गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जिसने पूरी तरह से बंगाल को लड़ाई करके पूरे अपने कब्जे में लिया था, ये आर्मी का जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। इसका ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन था विच वॉज कॉम्प्लिकेटेड था और अनपॉपुलर था, तो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। फिर है लोन ऑफ द कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बहुत ज्यादा अपने कर्ज लेने के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज में डूब गई थी, with millions of pounds of tea rotting in British warehouse and more on the way from India। क्योंकि जो इनका ट्रेड था, जैसे मैंने पहले बताया, करप्शन था, मिसमैनेजमेंट था, हाँ, जिसकी फेमाइन आया था, तो जिसकी वजह से ट्रेड जो था वो कम हो गया था, और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। तो अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया कि अब हम इसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंडिया के लैंड से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। इकोनॉमिकली जो है इंग्लैंड बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि एक गवर्नर था, उसने कहा था अगर पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन राज्य जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका सनसेट होता है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सनसेट होता है इसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट बहुत लॉस में जाएगा, उसका ये कहना था। सो यहाँ पे हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट। अब किस तरह से रेगुलेट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में? पहला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को एलिवेट किया गया, यानी कि अब गवर्नर ऑफ बंगाल क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और इसके पहले जो आपका कह सकते हैं गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एलिवेट करता है गवर्नर ऑफ बंगाल को एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ इनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स थे।
4 members to assist him. फर्स्ट सच गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक, ये हमें समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है रेगुलेटिंग एक्ट का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन पावर का को एक पॉइंट पे रखना। एक ऑफिस से अगर कोई रूल रेगुलेशन है वो पूरे एरिया में इन्फोर्स किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, गवर्नर ऑफ इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कैसे, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं अब वो किसको रिपोर्टिंग करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और इसके पहले ये तीनों ही इंडिपेंडेंट होके काम करते थे, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। जो इंडिया में प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है वो सबसे पहले बना था आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में बनाया गया था, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस का प्रोविजन था टू एडमिनिस्टर ब्रिटेन की जो लीगल वो लॉज है उसको यहाँ पे एंटरटेन करना, ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स को। पहला सर एलिजा इम्पे जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने, जज थे, वो इंग्लैंड से ही आते हैं। एंड कोर्ट हेड सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन था ब्रिटिश की सब्जेक्ट को, और इसमें इंडियन नेटिव्स जो इंडिया के लोग हैं उनके केसेस को हैंडल नहीं करता था। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट है सिर्फ वो अपने लोगों के लिए, अपने फायदे के लिए इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर रही थी, लेकिन मेन मोटिव ये था कि इंडिया से रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना। जो भी आपके कोर्ट के लॉयर्स थे या जजेस थे उनका जो पैसा था वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट इनको इंडियन रिवेन्यू से ही देती थी, और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे। फिर आया कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफिशियल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका गवर्नमेंट है उसने कंपनी के लोगों यानी कि सर्वेंट जो है जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको प्रोहिबिट मना किया कि वो प्राइवेट ट्रेड अपना नहीं कर सकते इंडियन लैंड पे, प्रेजेंट्स और ब्राइब्स नहीं ले सकते वहां के लोगों से, एमिंग टू कर्ब करप्शन, जिसका मेन जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेंट्स है और जो करप्शन बढ़ गया है उसको टोटली बंद करना। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किन किन चीजों के लिए वो रिपोर्ट कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवेन्यू कैसा चल रहा है, सिविल मैटर कैसा और मिलिट्री का क्या पूरा ओवरऑल फंक्शन इंडिया में चल रहा है। The act strengthened the British government control over the company by requiring the कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिसका मेन काम था कि रिपोर्ट करे रिवेन्यू मैटर, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में किस तरह है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। फिर फाइनेंशियल रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिमिटेड द कंपनी से जो अब प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड को हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, डिविडेंड टू 6% अंटिल इट रिपे अ गवर्नमेंट लोन, जब तक कि वो गवर्नमेंट जो इंग्लैंड बैंक लोन्स थे उसको ना पे कर ले, गवर्नमेंट को ना दे दे। एंड रिस्ट्रिक्टेड द टर्म्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू 4, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी संख्या थी, 4 ईयर्स थी। ठीक, ओके, सो ये तो रहा रेगुलेटिंग एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इससे ज्यादा कोई प्रोविजन नहीं पूछा जाता है। एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसके भी बैकग्राउंड के हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिग्निफिकेंस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या विशेषताएं हैं जिसे हम सिग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं। पहला ये था, फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी कि जैसे अब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री पूरे एडमिन को कंट्रोल करती है वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 was the first step taken by the British government to control और रेगुलेट करना किसके अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इन इंडिया में, जैसे वो ब्रिटेन में कंट्रोल करती है दूसरे कंपनीज को।
सेकेंड, रिकॉग्निशन किया, कंपनी के फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, यानी कि उसको पावर दिया गया कि वो राजनीतिक तौर पे भी काम कर सके और प्रशासनिक तौर पे भी काम कर सके। राजनीतिक तौर पे ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा अभी क्या होता है पॉलिटिक्स में कि अगर किसी को लीडर बनना है, किसी को स्टेट असेंबली में जाना है, अपने लिए नेता चूज करना है, या हम जब प्रधानमंत्री चूज करते हैं तो क्या होता है, हम वोटिंग फंक्शन के थ्रू जाते हैं। लेकिन उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था, किस तरह पॉलिटिकल पावर को गेन करना था, वॉर करके। तो जब वॉर होगी तो अगर दो साइड से वॉर होगी तो एक साइड वाला हार जाएगा, जैसे कि यहाँ इंडिया में मोनार्क्स थे तो वो हार जाते थे, तो वो एरिया किसके कंट्रोल में आ जाता था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उसके थ्रू ये पॉलिटिकल पावर गेन कर लेते थे, और उस पॉलिटिकल पावर के थ्रू ये उस एरिया के जो भी आपके एडमिन फंक्शंस थे उसको कंडक्ट करते थे, जिसका मेन मोटिव यही था कि इंडिया से रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना और अपने अकाउंट को फिल करना, और इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, इंडिया की इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देना। इंडिया जो था सिर्फ एक फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को ले जाना और फॉरेन से, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को लाके यहाँ पे बेचना, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो हब था उसको पूरी तरह से खत्म कर देना। देन जुडिशियल रिफॉर्म आया, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, विच इज अ इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं स्टेप था, लीगल फ्रेमवर्क को इंडिया में एंटरटेन करना, विच इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश लॉ, विच इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और इसी के बेस पे जो जुडिशियल सिस्टम आज है, तो कह सकते हैं कि ये उसका बर्थ था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो मॉडर्न टाइम में कंडक्ट किया जा रहा है। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नर जनरल का स्टैब्लिश किया गया एक पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेटेड पोजीशन, जिसका मेन मोटिव था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे वो उसको रिपोर्ट करते थे। वे फॉर मोर यूनिफाइड और स्ट्रक्चर गवर्नेंस को इंडियन टेरिटरी पे रेगुलेट करना। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो इससे कह सकते हैं कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखने को मिले, लेकिन कुछ नेगेटिव भी था। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नर जनरल का वीटो पावर चला गया। हाँ, वीटो पावर हम सभी जानते हैं, वीटो पावर क्या होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूनाइटेड नेशन में है कि अगर कोई एक कोई टॉपिक है उस पर बात चल रही है, 4 मेंबर हैं, हम्म दो ने दो ने आपका कह सकते हैं कि राजी है और तीसरा राजी नहीं है, तो उसी को वीटो पावर करते हैं, तो वो आगे नहीं जा सकता, वो रूल रॉ नहीं इन्फोर्स हो सकता। देन अनक्लियर जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन इसका मेन काम क्या था, मेन काम यह था कि सिर्फ ब्रिटेन के लोगों के लिए ये बनाया गया था, इंडिया के नेटिव्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। और इंडियन इंटरेस्ट की नेग्लेक्शन की बात है तो सिर्फ जुडिशियल बेस पे ही नहीं था, इकोनॉमिकल बेस पे था, सोसाइटी लेवल पे था, एजुकेशन लेवल पे पूरी तरह से बैकवर्ड करने का पूरा फुल फ्लेज एक फॉर्मूला बनाया गया था। वीकेंड रीजनल गवर्नेंस, और जब एक पर्सन सेंट्रलाइज हो गया था तो जो उस टाइम के रीजनल गवर्नेंस थे वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। अगर उन्हें कोई छोटी चीज भी कह सकते हैं कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाना है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ही परमिशन लेगा। देन लिमिटेड पार्लियामेंट्री पावर दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डील करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि विच वॉइसरॉय पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, वॉइसरॉय 1858 से बनाया गया है गवर्नर जनरल के पोजीशन को, उससे पहले गवर्नर जनरल कहलाता था। सो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट रादर देन अ वॉइसरॉय। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इसे पास किया था, कोई वॉइसरॉय ने किया था। एट द टाइम जो पोजीशन ऑफ वॉइसरॉय जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर है व्हाट वाज द अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके क्या अमेंडमेंट्स थे, यानी कि आगे चल के इसमें और भी अमेंडमेंट तब होता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर
रेगुलेशन में या एक्ट में कोई चीज कमी रह गई है तो उसको वो इम्प्रूव करते हैं या ऐड करते हैं कुछ नया लॉ। तो यही कहा गया कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 1773 के बाद लाया गया था, विच क्लेरिफाई द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल के काम को और सुप्रीम कोर्ट के काम को अलग किया गया, सेपरेट किया गया कि अब ये पर्टिकुलर काम सुप्रीम कोर्ट करेगा और गवर्नर जनरल जो है वो ये काम को कंडक्ट करेगा। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये पूरा रहा आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, उसके प्रोविजंस, उसके बैकड्रॉप एज वेल एज उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और इंपॉर्टेंट उसके प्रोविजंस। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @neetu_shivya_dixit09 पे और फेसबुक पे @neetu_shivya_dixit09। होप आपका जो स्टडी है वो अच्छा जाए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इंडियन पॉलिटी के साथ।